खाना तो मेरा ही बनेगा। सूरज, कल सुबह आपके दोस्त खाने पर आने वाले हैं, बता तो दो मुझे क्या बनाना है उनके लिए। देख लो, जो तुम्हारा मन करे वो बना दो, मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे मैं अपनी पसंद से कुछ भी बना दूं? आप बताओ ना, आपका जो खाने का मन होगा मैं वही बनाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करो, कढ़ाई पनीर मिक्स वेज और तंदूरी नान बना लेना। ठीक है, बना दूंगी। सूरज तो अपनी फरमाइश की लिस्ट बताकर सो गया था, लेकिन नंदिनी तो अब कल के खाने की चिंता में डूबने लगी थी। सूरज ने तो मुझसे कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कह दिया, मुझे तो कढ़ाई पनीर आता भी नहीं है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, यूट्यूब पर कोई रेसिपी देखकर बना दूंगी। अगले दिन नंदिनी सूरज और उसके दोस्तों के लिए बहुत मन से खाना बनाती है डिनर टेबल पर। अरे वाह भाभी जी, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, आपके हाथों में तो जादू है। हाँ भाई, हमारे सूरज का फेवरेट जो है कढ़ाई पनीर। समझ जाओ, यह कढ़ाई पनीर हमारे लिए नहीं, सूरज के लिए बनाया गया है। क्यों भाई सूरज, तू कुछ नहीं बोल रहा है? अब इसमें बोलने जैसी क्या बात है? पति का जवाब सुनकर नंदिनी का मन थोड़ा सा उदास हो गया था। सब लोग मेरे बनाए खाने की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए मैंने इतने मन से बनाया उनके मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। इससे तो मैं कुछ हल्का फुल्का बना देती दोस्तों के जाने के बाद। आपको पता है सूरज, मुझे कढ़ाई पनीर बनाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए मैंने इंटरनेट से देखकर इतनी मेहनत से रेसिपी बनाई, लेकिन आपके चेहरे पर तो कोई खुशी ही नहीं दिखाई दी। नाचने लगूं क्या तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर खाकर? ठीक है, अच्छा बना था, और इससे ज्यादा क्या कहूँ? नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। कुछ दिन बाद, नंदिनी बहू, मेरे भतीजे की शादी है, तुमने तैयारी कर ली है ना? हाँ माँ जी, बाकी तो सब तैयारी हो गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी पहनूं। वैसे मेरा मन तो है कि इस बार तो मैं लहंगा ही पहन लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ससुराल की शादी में बहू साड़ी पहने हुए ही अच्छी लगती है, और ज्यादा सोचना क्या है, रेड कलर की साड़ी है ना तुम्हारे पास, बस वही पहन लो। ठीक है माँ जी। वैसे तो आजकल पेस्टल कलर्स का ट्रेंड है, मेरा तो मन था कि मैं गोल्डन कलर का लहंगा लूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर माँ जी रेड कलर की साड़ी पहनने को कह रही है तो मैं वही पहन लूंगी। मुझे रेड साड़ी में देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। कुछ देर बाद नंदिनी सास की बताई हुई साड़ी पहनकर तैयार होकर सास के सामने आ जाती है। माँ जी, मैं तैयार हो गई। दिख रहा है मुझे कि तू तैयार हो गई। जरा सूरज भी अपना सूट पहन ले, उसके बाद चलते हैं। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाई, बहू बहू जैसी लग रही है, इसमें देखने वाली क्या बात है? सास का जवाब सुनकर नंदिनी अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। लो, माँ जी को खुश करने के लिए मैंने अपना मन मार के यह लाल साड़ी पहनी, लेकिन उनके चेहरे पर तो कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने लाल साड़ी पहनी है या पीली। अपना मन मारकर बेचारी नंदिनी शादी में पहुंच जाती है। कुछ दिन बाद, आज तो बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, आज तो गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा करती हूँ, एक बार मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनेगा? देख बहू, नाश्ते में क्या बनेगा यह बात अपने बाबूजी से पूछा कर। ठीक है माँ जी, मैं बाबूजी से पूछ लेती हूँ। बाबूजी, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? बहू, मैं तो सोच रहा था कि आज नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। नाश्ते में मैं आपके लिए गोभी के पराठे बना दूं क्या? नहीं नहीं बेटी, गोभी से मुझे गैस हो जाती है, ऐसा करो तुम आलू के पराठे बना दो। बाबूजी की बात सुनकर नंदिनी बूझे मन से रसोई में आ जाती है और आलू के पराठे बनाने लगती है। बाबूजी को उनकी पसंद का नाश्ता मिलेगा तो कम से कम पूरा दिन मूड अच्छा रहेगा उनका, और आज तो मैं उन्हें ऐसे पराठे बनाकर खिलाऊंगी ना कि वह मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। नंदिनी आलू के स्वादिष्ट पराठे बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सबका नाश्ता लगाने के बाद नंदिनी डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर इंतजार करती है कि कोई तो उसके बनाए आलू के पराठे की तारीफ करेगा, लेकिन कोई भी एक भी शब्द नहीं निकालता और सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बाबूजी को आलू के पराठे खाने का इतना मन था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी बार मेरी तारीफ नहीं की।
अरे उनकी पसंद का खाना बनाकर मैंने उन्हें खिलाया, कम से कम थोड़ा सा तारीफ तो कर ही सकते थे। इतने साल हो गए मेरी शादी को, सूरज, माँ जी, बाबूजी सबके लिए जी रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। अपनी पसंद नापसंद को भूलकर उनकी इच्छाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी घर में ऐसा कोई नहीं जो मेरे इतने एफर्ट्स को समझ सके। जिनको खुश करने के लिए मैं सालों से अपना मन मार रही हूँ, उनको तो मेरी किसी भी कोशिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह ना कल खुश थे ना आज खुश है। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं उनकी जगह खुद को खुश रखना शुरू कर दूं। कम से कम कोई तो होगा जो संतुष्ट होगा। नंदिनी घंटों तक बिस्तर पर लेटकर विचारों के उधेड़-बुन में लगी रहती है और अंत में वह सोच लेती है कि अब उसे एक ही नारा अपनाना है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अगले दिन, नंदिनी आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, याद है ना तुम्हें कि भूल गई? अरे भाई भूलूंगी क्यों, सब याद है। देखो मैं ब्लू सूट पहन रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो, अपनी ब्लू वाली साड़ी निकालो। वैसे भी तुम्हें पता है ना ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। नंदिनी मन ही मन, ब्लू तुम्हारा फेवरेट हो सकता है, लेकिन मेरा फेवरेट तो पिंक है ना, इसलिए मैं पिंक साड़ी पहनूंगी। कुछ देर में नंदिनी तैयार होकर बाहर आ जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज ब्लू साड़ी पहनना, फिर पिंक क्यों पहन ली? वह क्या है ना सूरज, तुम तो जानते ही हो पिंक मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए आज मेरा पिंक साड़ी पहनने का ही मन था, बस इसीलिए मैंने पहन ली। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो जल्दी से, लेट हो रहा है। मम्मा मैं कब से स्कूल से आया हूँ, आप कहाँ चले गए थे? 6 बज गए हैं, अब आप लौट कर आ रहे हो? बेटा मैंने ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया है, अब मैं रोज शाम को ही घर लौटूंगी। लेकिन मम्मा आप तो वर्क फ्रॉम होम करते थे ना, फिर यह ऑफिस क्यों जाने लगे? ऑफिस इसलिए जाने लगी बेटा क्योंकि जब तक मम्मा घर के काम करती थी, मम्मा के काम की कोई वैल्यू नहीं थी। घर वालों की केयर अच्छे से हो सके, घर अच्छे से चल सके, इसलिए मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था ताकि घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकूं। लेकिन इतने सालों में सिर्फ मैं पीसती जा रही हूँ और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अब से मैं 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करूंगी। कम से कम मुझे भी थोड़ा मानसिक शांति और सुकून तो मिलेगा। अगले दिन, सूरज मेरे भाई के बेटे का बर्थडे है, मम्मी कह रही थी कि मैं 1-2 दिन पहले ही वहां चली जाऊं, आप क्या कहते हो? देखो यार, तुम पहले से चली जाओगी तो यहाँ मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। बर्थडे वाले दिन ही चलेंगे ना हम लोग, फंक्शन अटेंड करके रात में लौट आएंगे। सूरज की बात सुनकर नंदिनी चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह नंदिनी ने अपना और चिंटू का सामान पैक किया हुआ था। अरे कहीं जा रही हो क्या तुम? यह पैकिंग कहाँ के लिए की हुई है? सूरज मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभिनव का बर्थडे है, तो ज्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन 1 दिन पहले तो मैं जा ही सकती हूँ। और फिर घर का फंक्शन है, ऐसे ही टाइम टू टाइम पहुंचेंगे, वो भी अच्छा नहीं लगता। अरे बहू, तूने जाने की तैयारी भी कर ली और इस बार यह भी नहीं पूछा कि साड़ी कौन सी पहनेगी। अब वहाँ लास्ट मोमेंट पर मुझसे साड़ियाँ पसंद करवाएगी क्या? जा ले आ अपनी साड़ियाँ, मैं अभी पसंद करके बता देती हूँ कि तुझे क्या पहनना है। हाँ माँ जी, मैं ले आती हूँ, आप बता दीजिए। नंदिनी कुछ साड़ियाँ लाकर सास को दिखाती है, जिसमें से नंदिनी की सास एक साड़ी पसंद करके उसके हाथ में थमा देती है। ठीक है बहू, यही साड़ी पहन लेना। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। नंदिनी क्या लाई है तू अभिनव के लिए गिफ्ट में? मैंने तो सोचा था माँ कि गिफ्ट खरीदने का तो टाइम नहीं मिल पाया, तो कैश दे देंगे। अरे बेटा, कैश तो तुम दोगे ना, तो वह तो तेरे भैया भाभी के ही काम आएगा। इसकी बजाय मैं तो कहती हूँ उसके लिए कोई सामान ला दे, खुश हो जाएगा अभिनव। जितने पैसे तू कैश देने वाली थी, उतने ही पैसों में कोई सामान ले आ। अच्छा माँ, मैं सूरज को फोन करके पूछती हूँ, जैसा वह कहे। सुनो, मैं यहाँ तो आई हूँ, लेकिन गिफ्ट के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। क्या देना है अभिनव को? अरे यार, क्या दोगी? ऐसा करो, 501 रुपए लिफाफे में डालकर पकड़ा देना। और वैसे भी बेटियों के घर से शगुन लेना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है।
बिना बात तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर बोझ ही तो बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। फोन रखने के बाद माँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, गिफ्ट ही दिलवा दो। मैं ऐसा करती हूँ, अभिनव के लिए साइकिल ले आती हूँ। वैसे भी मेरे चिंटू को भैया ने आज तक इतने गिफ्ट दिए हैं कि मुझे तो उसके लिए कभी कोई सामान खरीदना ही नहीं पड़ता। अब उनके बच्चे का तीसरा बर्थडे है, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। बर्थडे वाले दिन। अरे सूरज बेटा, हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन यह नंदिनी कहीं नजर नहीं आ रही। वह तो 2 दिन की गई हुई है ना, अभी तक आई नहीं क्या यहाँ पर? क्या मम्मी, वो खड़ी तो है सामने, आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? अरे ये क्या पहनकर खड़ी है? तभी तो मुझे पहचान में नहीं आई। मैंने इसको साड़ी पहनने को बोला था और यहाँ सलवार सूट पहन के खड़ी है। रुको माँ, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सूरज नंदिनी को बुलाता है। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना रखा है? तभी तो मैं एक नजर में तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पाई। घर से तो तुम साड़ी पसंद करवा कर लाई थी ना, फिर ये क्या पहन लिया? माँ जी, आपने तो साड़ी पसंद करके दे दी थी, लेकिन मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं कुछ कंफर्टेबल और हल्का फुल्का पहनूं। बस इसीलिए यहाँ आकर मैंने सलवार सूट खरीद लिया। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अच्छी? हाँ ठीक है। सही बताऊं तो माँ जी, सलवार सूट को पहनकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कहाँ वह भारी भरकम साड़ियाँ और कहाँ यह आरामदायक सा सूट। ऐसा लग रहा है कि कितने सालों बाद कुछ अपनी पसंद का पहना है मैंने। अच्छा माँ जी, मैं जरा आती हूँ। नंदिनी अपने मन की बात कहकर पतली गली से निकल गई थी। नंदिनी की भाभी, वाकई जीजाजी का गिफ्ट अभिनव को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना, साइकिल से उतर ही नहीं रहा है वह। क्या साइकिल? अच्छा। सूरज साइकिल के नाम से बिल्कुल हड़बड़ा गया था, क्योंकि उसने तो नंदिनी को 501 देने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा तो पहली बार हो रहा था कि नंदिनी ने सूरज की सिर्फ बात ही नहीं काटी, बल्कि 501 रुपए की बजाय सीधा 5000 की साइकिल गिफ्ट कर दी घर पहुंचकर। नंदिनी, क्या बात है, आजकल तुम सारे डिसीजन खुद ही लेने लगी हो। ऐसा क्यों कह रहे हो सूरज? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे फोन करके तो तुमने पूछा था ना कि बर्थडे पर क्या देना है, और फिर तुमने दिया क्या? साइकिल। जब मेरी बात माननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछा क्यों था? देखिए सूरज, मैंने अगर वहां पर साइकिल गिफ्ट की है ना, तो आपके परिवार का ही मान बढ़ाया है। आप सोचकर देखिए, अभिनव की सगी बुआ बर्थडे में उसे 501 का लिफाफा देकर जाती तो क्या इज्जत रह जाती हमारे परिवार की वहां पर। और कम से कम आप इतना तो सोचिए ना कि मेरे भैया भाभी हमें या चिंटू को देने में कभी कोई कमी तो नहीं छोड़ते। अब जब देने की बारी हमारी है तो मैं आंखें कैसे फेर सकती हूँ? बात यह नहीं है कि मैंने आपकी बात काटी है, बल्कि बात यह है कि मैंने वह किया जो मुझे सही लगा। नंदिनी की बातों ने सूरज की बोलती बंद कर दी थी। उसके पास अब नंदिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन लंच के समय, माँ जी खाने में क्या बनेगा? बेटा ऐसा कर, आज तू मटर पनीर की सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी। नंदिनी रसोई में आकर ऐसा लगता है माँ जी का कांटा तो मटर पनीर पर आकर ही रुक गया है। हफ्ते के 3 दिन तो मटर पनीर ही बनता है हमारे घर में। अब माँ जी को मटर पनीर इतना पसंद है, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि सब वही खाते रहे। ऐसा करती हूँ, आज तो अपना फेवरेट घिया का कोफ्ता बना लेती हूँ। अरे थक गई हूँ मन मार मार के रोज मटर पनीर खाकर। वैसे भी चाहे माँ जी को कितना भी उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला दो, तारीफ के 2 बोल तो उनके मुंह से निकलेंगे नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं खुद को ही खुश कर लेती हूँ। नंदिनी घिया के कोफ्ते बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। कुछ देर में परिवार के सभी सदस्य जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ये क्या बना दिया तुमने? मटर पनीर बनाने को कहा था ना। बाजार में मटर नहीं मिल रही थी माँ जी, फिर बिना मटर के तो मटर पनीर बन नहीं सकता, इसलिए मैंने घिया के कोफ्ते बना दिए। लो, ऐसे कैसे मटर नहीं मिल रही थी? और अगर नहीं मिल रही थी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, मैं सूरज से कहकर फ्रोजन वाली मंगवा देती। अरे माँ जी, क्यों इतना परेशान हो रही है? वैसे भी हफ्ते में 3-4 बार मटर पनीर बन ही जाता है। आज मेरी पसंद का कोफ्ता खा लीजिए, खाकर तो देखिए,
एकदम स्वादिष्ट बना है। नंदिनी के बदलते व्यवहार को घर में सभी लोग नोटिस कर रहे थे। एक दिन सूरज नंदिनी के मायके जाता है। क्या बात है सूरज, आप थोड़े अपसेट से नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन आजकल नंदिनी कुछ बदल सी गई है। आजकल अपनी मर्जी से ही सारे काम करती है। किसी की पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब परिवार में रहकर परिवार के बारे में सोचना जरूरी होता है ना? अरे सूरज जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, अभी अभिनव के बर्थडे के समय नंदिनी आई हुई थी। वह तो हर छोटी बड़ी बात के लिए आपसे ही फोन करके परमिशन ले रही थी। हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह हर काम अपनी मर्जी से कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। पूछती तो वह जरूर है, लेकिन करती वही है जो उसे ठीक लगता है। आपको याद है ना, अभिनव के बर्थडे से एक दिन पहले आप लोगों को उसकी किसी फ्रेंड की शादी में जाना था। हाँ, मुझे याद है, और नंदिनी भी हमारे साथ गई थी। तो क्या नंदिनी ने आपसे वहां जाने से पहले पूछा नहीं था? पूछा था ना भैया। उसने फोन करके पूछा कि उसे जाना चाहिए या नहीं। मैंने उसे जाने से मना किया था। और वैसे भी शादी के बाद ऐसे मायके वालों के साथ किसी पार्टी फंक्शन में जाना कोई अच्छा थोड़े ना लगता है। लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। उसने वही किया जो उसका मन था। गई थी ना आप लोगों के साथ शादी में। आप ही बताइए, उसने मेरी बात का मान रखा क्या? देखो सूरज, माना कि नंदिनी ने वह नहीं किया जो आपने उससे कहा था, लेकिन जो उसने किया वह गलत तो नहीं था ना। उसकी बचपन की फ्रेंड थी कंचन, हमेशा से साथ में पड़े खेले थे वो। अगर हमारे साथ वो शादी में चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं ना कि शादी होने के बाद लड़कियां अपने पिछले 25 साल भुला देती है। अपने रिश्ते नाते दोस्त सबको भूल तो नहीं सकती ना। और उसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। आपका मन रखने के लिए वह एक बार आपसे पूछती तो है ना। बस इतना ही बहुत होता है। अब आप अपनी भाभी को ही देख लो। हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसे कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी पत्नी हमेशा सब काम पति से पूछ कर करे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। अगर कभी कभार वह अपनी पसंद का खाना बना लेती है, अपने पसंद के कपड़े पहन लेती है, अपने दोस्तों से मिलती है, इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। आप मेरी बात को एक बार सोच कर देखना। बाकी अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नंदिनी ने कुछ गलत किया है तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। भैया की बात सूरज को समझ में आ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि अगर खाना नंदिनी की पसंद का बन भी रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।